हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम अजय कुमार है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन पर वर्क कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्नो इंजन से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हमने उसमें कार्नो प्रमेय यानी कार्नो थ्योरम को डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने उसमें कार्नो इंजन के कुछ कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करते हुए कार्नो इंजन के वर्किंग को समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंजन है वो कार्नो साइकिल पर वर्क करता है और ये जो साइकिल होता है इसमें 4 स्टेप होते हैं। इसमें वर्किंग मटेरियल जो है वो प्रत्येक स्टेप से गुजरता हुआ अपने इनिशियल स्टेट को प्राप्त करता है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे वर्किंग मटेरियल्स इन 4 स्टेप से गुजरता है तो इसकी स्टेट में चेंज होता जाता है और जब ये इन चारों स्टेज को पार कर लेता है, इन चारों स्टेप्स को पार कर लेता है, तो उसकी जो स्टेट होती है वो वापस वही हो जाती है जो पहले थी। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि समतापीय प्रसार। दूसरा होता है इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि रुद्धोष्म प्रसार। तीसरा होता है इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि समतापीय संपीड़न। और चौथा होता है इसमें रुद्धोष्म संपीड़न या एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं इनसे गुजरता हुआ वर्किंग मटेरियल या फिर वर्किंग सब्सटेंस या फिर वर्किंग एजेंट वापस अपनी इनिशियल स्टेट को प्राप्त करता है। तो देखते हैं कैसे वो इनिशियल स्टेट को प्राप्त करता है। ये जो फर्स्ट 2 स्टेप हैं कौन कौन से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन पार्ट्स में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क करता है, राइट। यानी इन 2 स्टेप्स में क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क करता है, राइट। और जो लास्ट के जो 2 स्टेप्स हैं जिसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस पर कार्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम जो 2 स्टेप्स हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वर्क किया जाता है, यानी वर्किंग सब्सटेंस जो है वो वर्क करता है। और जो लास्ट के जो 2 स्टेप्स हैं जिसमें दोनों कंप्रेशन लगा हुआ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इनमें वर्किंग सब्सटेंस पर कार्य किया जाता है। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये 4 जो स्टेप हमने अभी समझे हैं, इन 4 स्टेप्स में वर्किंग सब्सटेंस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उसके टेम्परेचर उसके स्टेट में चेंज होता है, ये यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इस स्लाइड में आप देख सकते हो, राइट। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, ये हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों को हम इससे समझेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के पिस्टन पर कुछ वेट रखे हुए हैं, राइट, कुछ भार रखे हुए हैं। और ये जो वेट है इनको जो रेड पार्ट है उसके द्वारा शो किया गया है, राइट। तो यदि आप इनको गिनो, काउंट करो, तो ये कुल मिला के 5। तो आप जो सबसे पहले साइड में जो पिस्टन देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर, सबसे पहले जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो ये वाला। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें इस पिस्टन के ऊपर 5 भार रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। और ये जो येलो कलर का जो पार्ट है ये इसके अंदर फिल किया गया वर्किंग एजेंट है या वर्किंग सब्सटेंस है। हमने इसमें आइडल गैस का इस्तेमाल किया है। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये शो करता है कि ये जो वॉल्स है वो इंसुलेटेड वॉल्स हैं, यानी हीट जो है वो इन वॉल्स के थ्रू नहीं जा सकती, राइट। और ये अपने मान लेते हैं कि जो हीट होगी
केवल इस वाले कंडक्टिंग पार्ट से ही बाहर निकल सकती है। ये भी हमने मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी हीट यहाँ से नहीं निकलेगी, हीट केवल और केवल इसके बेस से निकलेगी। अब क्या है कि सबसे पहले हम इस पिस्टन लेंडर सिस्टम को हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉट रिजर्वायर एक ऐसा प्लेस होता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। और अब मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है, और चूंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इस वर्किंग सब्सटेंस यानी गैस और इस हॉट रिजर्वायर, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेट हैं इनको कम करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 5 थे, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया कि इसमें से एक कम कर दिया, राइट। तो जैसे हम इसको कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो हमारी आइडल गैस है वो एक्सपैंड होगी, और जब ये एक्सपैंड होगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट। इस गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब ये गैस का टेम्परेचर कम होगा तो हॉट रिजर्वायर से ये गैस कुछ हीट लेगी, राइट। और इस हीट के कारण आपको पता है कि जब दो चीज़ों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उनके बीच में जो हीट का एक्सचेंज है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जैसे आप इस पर वेट कम करोगे वैसे वैसे एक्सपेंड होगा, और जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका टेम्परेचर, यानी इसके अंदर जो भरी हुई आइडल गैस है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इस कारण से क्या होगा कि हॉट रिजर्वायर और इस गैस के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इस कारण से हीट इस आइडल गैस के द्वारा ऑब्जॉर्ब की जाएगी, राइट। और तब तक ऑब्जॉर्ब की जाएगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में जो आइडल गैस होगी उसका टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के जितना ही हो जाएगा, राइट। जिससे आप इसका एक्सपेंड करोगे टेम्परेचर में लगातार कमी आएगी, लेकिन हॉट रिजर्वायर के कारण जो टेम्परेचर है उसका वो हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर के जितना ही बना रहेगा। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इसका वेट कम करते हो वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो गैस का प्रेशर है वो लगातार कम होता जा रहा है। वॉल्यूम तो यहाँ देखो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन चूंकि आपने इसका वेट कम कर दिया, राइट, तो इस कारण से क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो लगातार कम होता जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर यानी T1 के जितना ही रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब इस गैस की स्टेट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, राइट, क्योंकि इसमें देखो आप वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आप इस प्रोसेस में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोथर्मल, और चूंकि इसमें गैस एक्सपेंड कर रही है इसलिए होगा हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे कि जब इसकी स्टेट यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो V1 V2 कह सकते हो, V2 और जो प्रेशर है वो P2 हो जाएगा, उस स्थिति में हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है अब ये इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। अब जो हीट होगी इसके बेस से इसके अंदर नहीं जा सकती। अब हम क्या करेंगे, इसके वेट को और ज़्यादा कम करते जाएंगे। अब और ज़्यादा वेट कम करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया गैस एक्सपेंड होगी, जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, राइट। तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा जैसे से आप इस पे वेट कम करोगे, और लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो तेज़ी से बढ़ेगा, राइट, और जो प्रेशर है वो उतनी तेज़ी से कम होता जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे से आप
वेट बढ़ाते हो वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अब ये जो गैस है अब इस स्टेट में पहुंच गई, राइट। अब जब इस स्टेट में होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कोल्ड रिजर्वायर पर रख लेंगे। अब इस स्थिति में जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर के जितना ही होगा, राइट। तो अब चूंकि जब इसको यहाँ से यहाँ पर रखा जाता है तो इस स्थिति में कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर और इस आइडल गैस का टेम्परेचर दोनों सेम है। तो इस दौरान इसके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। हम क्या करेंगे कि वेट को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ हम कम कर रहे थे लेकिन यहाँ हम बढ़ाएंगे। जैसे आप इसको वेट बढ़ाओगे तो गैस कंप्रेस्ड होगी और कंप्रेस्ड गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोल्ड रिजर्वायर और इस गैस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो होगा, राइट। चूँकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो हमको पता है क्योंकि हमने इसको लोडेड किया हुआ है, यानी इसको हमने भारित किया हुआ है। जैसे आप इसको बाहर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस कंप्रेस्ड होगी, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। तो इस हाई टेम्परेचर से इस लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होगी और तब तक होती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जब इससे हीट निकलेगी तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और जब ये टेम्परेचर इस कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो हीट एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इस स्थिति में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इस पर वेट बढ़ाते हो वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, वॉल्यूम तेज़ी से कम होता जाता है, लेकिन जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रेशर है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब ये गैस इस स्टेट में पहुँचेगी, राइट, इस स्थिति में मान लेते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है वो V4 है और जो इसका प्रेशर है वो P4 है, राइट। यहाँ हमने माना, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ, ये जो दूसरी कंडीशन है यहाँ हमने देखो यहाँ हमने माना P2 V2 और यहाँ हमने माना P3 V3 और यहाँ मान लेंगे P4 V4। तो अब चूंकि इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है क्योंकि इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है और इस स्थिति में जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है, इसलिए ये जो स्टेप होगा वो कहलाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, राइट, लेकिन गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही थी, इसलिए इसको हम बोल लेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, राइट। हम क्या करेंगे कि जब ये गैस यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस कंडीशन में इस गैस की स्टेट होगी, तो हम इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को वापस से इंसुलेटर स्टैंड पर रख लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका वेट वापस से बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप वेट बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, राइट, लेकिन जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका हम वेट तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है उसकी तुलना में ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप इस पर वेट बढ़ाओगे वैसे गैस कंप्रेस होगी और जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए जब गैस जैसे से कंप्रेस होगी वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और तब तक हमें इसका जो भार है वो बढ़ाते रहना है जब तक इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए, राइट। और इस स्थिति में जो गैस का जो प्रेशर होगा, राइट, वो इनिशियल प्रेशर यानी कि P1 और जो गैस का वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम V1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे हो गए 4 साइकिल, राइट। अब इस लास्ट वाले स्टेप में चूँकि इस गैस और ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है
इन दोनों के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया एडियाबैटिक। और चूंकि यहाँ पर गैस कंप्रेस हो रही है, इसलिए हो गया हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। तो ये इसमें 4 स्टेप्स होते हैं और आप देख सकते हो एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो हमारी गैस होगी, राइट, ये जो भी इसका वर्किंग सब्सटेंस होगा वो अलग अलग स्टेप से गुजरता हुआ वापस से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये हमने इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ग्राफ है यहाँ पर एंट्रोपी है और यहाँ पर टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में ग्राफ है और आप देखोगे ग्राफ इस प्रकार का आता है। अब यहाँ पर हीट जो क्यू हीट है वो ऐड हो रही है और यहाँ पर क्यू आर ई जो हीट है वो बाहर निकल रही है। तो ये कैसे होता है, चलो इसको हम समझते हैं। जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो हीट में चेंज पर डिपेंड करेगा, यानी कि हीट जितनी बढ़ेगी एंट्रोपी उतनी बढ़ती जाएगी। और यदि हीट कम होती है यानी नेगेटिव होती है, राइट, जब हीट कम होती तो हीट में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, तो इस स्थिति में जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव आएगी। तो अब फर्स्ट स्टेप में चूंकि इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन सब्सटेंस के द्वारा लगातार हीट ली जा रही है, राइट, लगातार हीट ली जा रही है। इसलिए इस स्थिति में जो इसकी एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके द्वारा हीट ली गई है, राइट। लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 से 3, तो 2 से 3 है, इसमें कुछ हीट ऐड की जाती है, राइट। लेकिन जो एंट्रोपी है वो आप देखोगे स्पेसिफिक एंट्रोपी 2 से 3 बढ़ी जैसे हीट लेगी, राइट, क्योंकि डेल्टा क्यू यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि सिस्टम हीट ले रहा है, जो हमारी जो आइडल गैस है वो हीट ले रही है, इसलिए ये जो एंट्रोपी है उसमें जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी, राइट। एंट्रोपी आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा, राइट। अब एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रोपी में चेंज नहीं होता। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू 0 है, क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा, इस भरी हुई गैस के द्वारा किसी भी प्रकार का हीट अब्जॉर्प्शन नहीं होता, न तो हीट एक्सक्रीट हो रही है न ही हीट अब्जॉर्ब की जा रही है, इसलिए तो डेल्टा क्यू होगा वो 0 होगा, इसलिए डेल्टा एस भी 0 होगा। इसका मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि जो 3 to 4 है वहाँ आप देखोगे कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में जब एडियाबैटिक एक्सपेंड करेगा तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, राइट। तो टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, लेकिन जो एंट्रोपी है, देखो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और उसके बाद में आता है वापस ये वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो सिस्टम होगा, यानी कि जो हमारी गैस होगी वो हीट इमिट करेगी, राइट, एक्सक्रीट करेगी। तो इस हीट के उत्सर्जन से, इमिटेशन से डेल्टा क्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी जो हीट है वो कुछ बाहर निकल रही है, डेल्टा क्यू नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब होता है कि जो एंट्रोपी में चेंज है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी कम हो जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो नीचे वाला 4 to 1, यहाँ इस स्थिति में हीट बाहर निकल रही है, और जब बाहर निकलेगी हीट तो जो एंट्रोपी है वो कम होती जाएगी, राइट।
तो एंट्रोपी जो है कम होकर 1 पे पहुंच गई, और लेकिन जो टेम्परेचर है थ्रू आउट दिस प्रोसेस वो कांस्टेंट बना रहेगा। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा इंसुलेटर स्टैंड पर जब ये पेसेंजर सिस्टम रखा जाता है, और ये जो सिस्टम है अभी एडियाबैटिक है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में काम कर रहा है। तो ये चूँकि एडियाबैटिक है इसलिए यानी कि इन दोनों के बीच हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा क्यू यहाँ पर 0 होगा, डेल्टा एस भी यहाँ पर 0 होगा, यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस स्थिति में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एंट्रोपी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जाता है। तो इस स्थिति में जो इस कार्नोट साइकिल का जो ग्राफ है वो इस तरीके का एक स्क्वायर टाइप का, एक रेक्टेंगुलर टाइप का ग्राफ आता है, राइट। तो इस प्रकार से आपने इसकी वर्किंग को समझा कि कार्नोट साइकिल किस तरीके से काम करता है, और इसका पीवी ग्राफ, ये पीवी ग्राफ किस तरीके का होता है और क्यों आता है ऐसा पीवी ग्राफ, राइट। और ठीक इसी प्रकार से आपने यहाँ पर समझा कि इसका जो टीएस ग्राफ है, क्योंकि टीएस ग्राफ है ये टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ है, किस प्रकार से आता है, क्यों आता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।